हेलो विद्यार्थी, मैं इसके कश्यप भारत दर्पण यूट्यूब के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। आज आपके सामने जो विषय है वो स्थानीय स्वशासन अर्थात पॉलिटी राज व्यवस्था का ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक और तमाम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि जब वो किसी राज्य स्तरीय एग्जाम देते हैं तो पंचायती राज से हर राज्य स्तरीय, चाहे वो यूपी का एग्जाम दे रहे हो या बिहार का, उन्हें कम से कम 2 से 5 क्वेश्चन इससे जुड़ा होता है। और यदि वो संघ स्तर पर अर्थात केंद्र सरकार के अधीन भर्ती होने वाले पद के लिए तो वहाँ भी 1 से 2 क्वेश्चन आपका पंचायती राज से जुड़ा होता है, स्थानीय स्वशासन से जुड़ा होता है। तो आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि विभिन्न एग्जाम में बारंबार पूछा जाता है, विभिन्न समितियां जो बारंबार पूछा जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के पहले यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें। पंचायती राज स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्व मतलब अपना शासन। महात्मा गांधी का ग्राम पंचायत, महात्मा गांधी का था कि राम राज्य लाना है। राम राज से तात्पर्य क्या होता है? जहां किसी भी व्यक्ति को अपनी न्यूनतम आवश्यकता भोजन, वस्त्र, आवास की समस्या का सामना नहीं करना। यही होता है राम राज, जहां प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार उनकी न्यूनतम आवश्यकता पूरा किया जा सके, उसे कहते हैं राम राज। तो महात्मा गांधी का राम राज को ग्राम स्वराज के माध्यम से लाने का प्रयास ही पंचायती राज। महात्मा गांधी का सर्वोदय का विचार, महात्मा गांधी का सर्वोदय का विचार कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लक्ष्य पहुंचना चाहिए, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। इसे प्राप्त करने का आधार ग्राम पंचायत अर्थात स्थानीय। जबकि महात्मा गांधी के विपरीत भीमराव अंबेडकर स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज का प्रबल विरोधी थे। उनका मानना था हमारी गांव, हमारी जो ग्रामीण जीवन है वो पूरी तरह जड़ हो चुका है, शिथिलता हो चुकी है, परिवर्तन वहाँ बड़ा ही मुश्किल है और वहाँ सामंतवादी व्यवस्था इस कदर पांव जमा चुकी है, वहाँ समानता का विचार संभव नहीं। तो भीमराव अंबेडकर जहाँ पंचायती राज के विरोध में थे, महात्मा गांधी उसके प्रबल अनुयायी थे। और तीसरा पहलू इसमें आता है जयप्रकाश नारायण का, जो चाहते थे कि पंचायती राज हो लेकिन उसे दलगत राजनीति से अलग रखा जाए, राजनीतिक पार्टी को पंचायती राज में शामिल न होने का अवसर दिया जाए। तो ये 3 अलग अलग विचार है और तीनों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। पंचायती राज का यदि हम विचार इतिहास के पन्नों पर जाएं तो आप वैदिक काल में पढ़ते हैं सभा, समिति और विदत। याद है? सभा, समिति और विदत, ये 3 वैदिक संस्था हुआ करती थी। ये पंचायती राज का, स्थानीय स्वशासन का ही, जहाँ सभी लोग मिल बैठ करके अपनी तमाम समस्या को हल कर लिया करते थे। और हमने इतिहास के पन्नों पर देखे, चाहे वो मौर्य प्रशासन हो, गुप्त प्रशासन हो या दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, कहीं कहीं ग्रामीण जो है, गांव जो है, एक विकास का गांव, एक प्रशासनिक खंड की एक महत्वपूर्ण इकाई हुआ करता था। और यदि इसे जो है प्रमाणिक आधार पर देखा जाए तो सबसे पहला स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है हमें दक्षिण भारतीय राजवंश चोल वंश के शासन काल में, जिसका राजा का नाम था परांतक प्रथम। परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख से, परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें पहली बार पंचायती राज की जानकारी मिलती है, जहां ज्ञात होता है तमिलनाडु के क्षेत्र में, चोल राजवंश के क्षेत्र में प्रत्येक गांव 2 वर्ष के लिए, प्रत्येक गांव 2 वर्ष के लिए, जिसकी न्यूनतम आयु 35 और अधिकतम आयु 70 वर्ष की हो, 35 से 70 वर्ष की आयु अवस्था के 30 व्यक्ति को
गांव वाले चुनते थे, जो अलग अलग 6 समिति में बटा हुआ था। प्रत्येक समिति में 5 मेंबर। तो यदि प्रश्न आए कि प्रामाणिक रूप से साक्ष्य स्थानीय स्वशासन का इतिहास में कहाँ मिलता है, तो चोल प्रशासन राजा परांतक प्रथम का उत्तर मेरू अभिलेख से। ये तो हो गया मध्यकालीन भारत के क्षेत्र में। और आधुनिक क्षेत्र में 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन सत्ता का विकेंद्रीकरण की प्रारूप को तैयार किया। इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और लॉर्ड रिपन ने कब लाया था? 1882 ईस्वी में लाया। स्थानीय स्वशासन के तहत यदि हम देखें कि नगर के प्रशासन में, तो इतिहास के पन्नों पर आप पढ़ते हैं, इंडिका से नगर प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है कि 30 सदस्यीय समिति होती थी, जो अलग अलग 5-5 सदस्य के रूप में 6 भागों में बटा हुआ था। 6 को अलग अलग उत्तरदायित्व दिया गया। और आधुनिक बात करें तो आधुनिक नगर निगम की तरह जो संस्था, पहला संस्था बनाया गया, वो आज का थी तमिलनाडु मद्रास में। सबसे पहले 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना की। और पटना का जो नगर निगम है, बिहार का पहला नगर निगम पटना, जो इसकी स्थापना 1952 में हुई। फिर नगर के प्रशासन के बारे में किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। आज का पूरा वीडियो जो है वो ग्रामीण प्रशासन से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्र भारत में महात्मा गांधी के राम राज के माध्यम से ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य का नीति निर्देशक तत्व में दिया गया कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करे। साथ ही अनुच्छेद 246 में दिया गया कि पंचायती राज से संबंधित विधि का निर्माण राज्य की विधान मंडल करे। अर्थात पंचायती राज सूची का विषय है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का गठन और अनुच्छेद 246 में उससे संबंधित तमाम प्रकार की विधि को अधिनियमित करने का अधिकार विधान मंडल को दिया गया। ठीक है, ये अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 246, ये 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद से आप भली भांति परिचित हो चुके, इसकी ऐतिहासिकता से परिचित हो चुके। चोल प्रशासन में इसकी जानकारी है, इसकी जानकारी मिल चुकी है आपको। पंचायती राज, चूंकि यह राज्य सूची का विषय था अनुच्छेद 246 के आधार पर, और अनुच्छेद 40 पंचायती राज का व्यवस्था करता है। लेकिन आपको याद कीजिए, मैंने पिछले वीडियो बतलाया था कि अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्यकार नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सरकार की इच्छा शक्ति और आर्थिक संसाधन पर निर्भर करता है। इसे न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तनीय, अर्थात न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता। यहाँ पर राज्य सरकार को स्वतंत्रता हो गई कि मन हो पंचायती राज का चुनाव कराएं या ना कराएं, पंचायती राज को लागू करें या न करें, न्यायालय इस पर कोई आदेश नहीं दे सकता। सर्वप्रथम पंचायती राज की परिकल्पना को साकार करने के लिए स्थानीय स्वशासन का एक आधार तैयार करने के लिए, लोगों में विकास के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाया गया। जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने उसी पंचायती राज को यथार्थ पर लाने के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज क्या है तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। अर्थात सत्ता का एक नहीं बल्कि एक से अधिक केंद्र हो। तो संवैधानिक तौर पर भारत की सत्ता का 3 केंद्र, केंद्र स्तर पर संघ सरकार, राज्य स्तर पर अलग अलग राज्य की सरकार और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया।
उसके बाद यानी कि बलवंत राय मेहता समिति गठन किया गया 1957 में, जिसने पंचायती राज को 3 स्तर का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत पंचायती राज को 3 स्तर का बनाने का सुझाव दिया। तो 3 स्तर पर कौन कौन था? तो पहला है ग्राम स्तर पर, दूसरा है प्रखंड स्तर पर और तीसरा है जिला स्तर। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ग्राम पंचायत, इसे बोलते हैं पंचायत समिति और इसे बोलते हैं जिला परिषद। तो 3 स्तर पर गठन करने का सुझाव दिया और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज का श्री गणेश जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, ताकि महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार किया जा सके। और 1959 में ही आंध्र प्रदेश में 1959 में ही आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया, राजस्थान के नागौर में प्रायोगिक तौर पर, और 1959 में ही इसे आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। उसके बाद चूंकि पंचायती राज संविधान का अनुच्छेद 40 के आधार पर राज्य सरकार की इच्छा शक्ति और संसाधन पर निर्भर करता था, तो भिन्न भिन्न राज्य सरकार कभी चुनाव कराए कभी ना चुनाव कराए, उनकी मर्जी का खेल चल रहा था। उस पर एक फिर से अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। पहली गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी के काल में इसने पंचायती राज को 2 स्तर का बनाने का सुझाव दिया, पहला ग्राम स्तर पर और दूसरा जिला स्तर पर। इसने प्रखंड स्तर पर मध्य स्तर पर इसे बंद करने की सिफारिश किया, लेकिन इसने एक अलग से व्यवस्था किया, कहा कि पंचायती राज में न्याय पंचायत, पंचायती राज में जो है वह न्याय पंचायत का प्रबंध होना चाहिए। न्याय पंचायत, पंच परमेश्वर कहानी आपने पढ़ा होगा प्रेमचंद का, कि पहले भारत की ग्रामीण व्यवस्था स्वावलंबी हुआ करती थी, जहां अपनी हर समस्या का भी समाधान स्वयं कर लिया करता था। तो पंचायत में उसी प्रकार की उस पुरातन व्यवस्था को लागू किया जाए, जिससे कि न्यायालय में बढ़ता हुआ बोझ को कम किया जा सके। इसने न्याय पंचायत का गठन करने का सुझाव। फिर हनुमंता राव समिति 1983 में गठन किया गया। इसने दिया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत जिला को इकाई मानते हुए वहीं से विकेंद्रीकरण का प्रावधान किया जाना चाहिए, अर्थात जिला एक महत्वपूर्ण इकाई है, जिसे भारत सरकार, भारत देश, राज्य, उसके बाद जिला को आधार बनाते हुए पंचायती राज की परिकल्पना को और बेहतर तरीके से प्रभावी बनाया जाना चाहिए। फिर आया JBK राव समिति 1985 में। राजीव गांधी, एक बार जवाहरलाल नेहरू के बाद अधिक वास्तविक तौर पर देखें तो राजीव गांधी स्थानीय स्वशासन को धरातल पर लाना चाहते थे और इसकी कमजोरी को दूर करने का पहला बार प्रयास सार्थक तौर पर किया गया, जहां उनका ऐतिहासिक भाषण अभी भी प्रयोग में लाया जाता है। उसकी आलोचना और प्रतिआलोचना दोनों के रूप में उन्होंने कहा था कि मैं गांव के विकास के लिए यदि 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसा रास्ते में रह जाता है, 15 पैसा ही गांव तक पहुंच पाता है। ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। अब ये सरकार की नाकामयाबी भी है कि सत्ता में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और 1 रुपया में 85 पैसा रास्ते में रह जाता है। ये देश की भ्रष्टाचार का जीवंत दस्तावेज है, जो प्रधानमंत्री अपने मुखारबिंद से बोलते हैं। उसके लिए उसे रोकने के लिए उत्तरदायी स्वयं है, अपने उत्तरदायित्व को कहीं न कहीं भागने का काम करते हैं, लेकिन उसे दूर करने का उन्होंने एक योजना बनाई। उसी के लिए राव समिति गठन किया कि पंचायती राज को कैसे हम बेहतर कर सके। राव समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज पर नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट, BDO से लेकर DM तक उनके तमाम अधिकार जो अनुच्छेद 246 के तहत पंचायती राज के लिए राज्य सरकार बनाती है, उस पर वो लोग कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। स्थानीय
जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि को ये अधिकार देते ही नहीं है। इसलिए पंचायती राज को इन नौकरशाह ब्यूरोक्रेट प्रशासनिक तंत्र से उसे मुक्त करते हुए उसे वित्तीय विकेंद्रीकरण, वित्तीय क्षेत्र में आर्थिक स्वायत्ता दिया जाए। अब कैसे वित्तीय क्षेत्र में स्वायत्ता दिया जाए, तो फिर 1986 में राजीव गांधी ने दूसरा पहल किया और लक्ष्मी मल्ल सिंधिवी आयोग का गठन किया। इसने राव समिति की सिफारिश को आगे बढ़ाया और कहा कि पंचायती राज बेहतर कार्य तभी कर पाएगी जब पंचायती राज को वित्तीय स्वायत्तता, वित्तीय क्षेत्र में फाइनेंशियल ऑटोनॉमस उसे बनाया जाए और इसके लिए उसे संविधान का संवैधानिक दर्जा देना होगा, क्योंकि अनुच्छेद 40 के तहत रखते हुए उसे वित्तीय स्वायत्तता नहीं दी जा सकती है। उसके बाद वित्तीय स्वायत्तता का प्रावधान संवैधानिक स्थिति क्या हो, तो फिर राजीव गांधी ने तीसरा प्रयास किया और पी.के. ठुंगन समिति का गठन किया, जिसने इसे संवैधानिक दर्जा दिए जाने के लिए संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया। तो देखिए कहीं न कहीं तीनों समिति जो राजीव गांधी काल में बना, तीनों ने इसे वित्तीय स्वायत्तता देने और उसके लिए संवैधानिक दर्जा दिए जाने का सुझाव दिया। ये बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज को 3 स्तर का बनाने, अशोक मेहता समिति 2 स्तर का बनाने, हनुमंतराव समिति जिला स्तर पर पंचायती राज का एक महत्वपूर्ण विकेंद्रीकरण का, जिला को एक इकाई मानने, जे.बी.के. राव समिति पंचायती राज को प्रशासनिक तंत्र के नियंत्रण से मुक्ति, लक्ष्मी मल्ल सिंधिवी समिति पंचायती राज को वित्तीय स्वायत्तता देने के लिए संवैधानिक दर्जा दिया जाना, पी.के. ठुंगन समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने हेतु 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। और ये संपन्न कब हुआ, तो ये था पी.वी. नरसिंह राव के शासनकाल में। इसे संवैधानिक दर्जा देते हुए अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 243 के अलावा ए से लेकर ओ तक अर्थात कुल 16 आर्टिकल में इसे शामिल किया गया और इसे लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज दिवस के रूप में। अब देखिए यहाँ पर है कि पहला बार पंचायती राज का चुनाव 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में हुआ, लेकिन 73वां संविधान संशोधन के बाद जब इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया तो पहला राज था मध्य प्रदेश। पहला राज था मध्य प्रदेश। पहला राज कौन सा है, तो पहला राज है मध्य प्रदेश, जिसने 1994 में पंचायती राज को चुनाव संवैधानिक आधार पर, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बाद, संविधान संशोधन किए जाने के बाद पहला राज था मध्य प्रदेश, जिसने पंचायती राज का चुनाव कराया। ध्यान देना है कि राजस्थान उत्तर कब होगा और मध्य प्रदेश का उत्तर कब होगा। अब चलिए मोटे तौर पर हम फिर इस पर विस्तार से और भी चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में। मोटे तौर पर इसके क्या क्या प्रावधान है जो बारंबार एग्जाम में पूछा जाता है, आज आप समिति के बारे में जान चुके हैं। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज की परिभाषा, पंचायत में क्या किसको कहेंगे, जिला किसको कहेंगे, प्रखंड किसको कहेंगे, उन तमाम शब्दों का परिभाषा है। 243 का एक कहता है पंचायती राज में ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरह काम करता है। जिस पर ग्राम सभा कह सकते हैं पंचायती राज का सांसद, पार्लियामेंट, पंचायती राज का विधानमंडल, जहां पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता, जिसका नाम पंचायत के मतदाता सूची में दर्ज है, 18 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ पंजीकृत मतदाता इसके मेंबर होते हैं और ग्राम के विकास के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए विधि का निर्माण स्वयं करते हैं और इसको लागू करवाने के लिए पंचायती राज के तहत चुनाव कराया जाता है। तो ग्राम सभा पंचायती राज की सबसे महत्वपूर्ण विधायी संस्था हो गई। बी में कहता है पंचायती राज का गठन करना है, तो गठन की प्रक्रिया अलग अलग राज्य सरकार से बिहार में है कि 7,000 की 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। झारखंड पर्वतीय क्षेत्र तो वहाँ 5,000 पर ही है, अलग अलग सरकार अलग अलग। 243 का सी कहता है पंचायतों की संरचना अलग अलग से बिहार में 3 स्तर का है। बिहार में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, पड़ोस में पश्चिम बंगाल में वहाँ 4 स्तर का है। एक जिला स्वायत्त शासित परिषद हो जाती है,
सिक्किम गोवा में इसे केवल 2 स्तर का रखा गया है। और 3 राज्य नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, याद रखिएगा ये बारंबार कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो भारत के 3 राज्य मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, ये 3 राज्य ऐसा है जहां पंचायती राज को अब तक लागू नहीं किया गया। तो पंचायती राज की संरचना कैसी होगी? 2 स्तर की, 3 स्तर का जो है, या बंगाल की तरह 4 स्तर का हो, इसका प्रावधान। पंचायती राज में आरक्षण जैसे SC ST को आरक्षण प्राप्त है विधानसभा में, लोकसभा में, उसी प्रकार यहाँ भी आरक्षण प्राप्त होगा। साथ ही यहाँ महिला को कम 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन बिहार पहला राज्य रहा जिसने 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से महिला को 33% की जगह 50% का आरक्षण दिया। और फिर तो कई राज्य इसमें 50% आरक्षण दे चुके हैं। और पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और यदि बीच में इसे भंग कर दी जाती है या किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र देते हैं, जैसे लोकसभा और विधानसभा का सीट खाली होने पर 6 महीना के अंदर नया चुनाव होता है, उसी प्रकार यहाँ भी नया चुनाव कराया जाएगा। तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एफ में उसकी योग्यता अयोग्यता, कौन सदस्य बन सकते हैं, नहीं बन सकते, जिसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई, शेष तो वही चलेगा। जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में है, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, तो वो तो वही रहेगा। इसमें पंचायती राज की शक्ति 29 विषय दिया गया है पंचायती राज को, जिस पर उसे काम करना है। ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण पर्यावरण, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण लोक शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र में जल निकासी का प्रबंध। तो ऐसे 29 विषय, ग्रामीण क्षेत्र में लाइटिंग का प्रबंध, पेयजल का प्रबंध, तो ऐसे 29 विषय दिए गए हैं जिस पर पंचायती राज को काम करना है। 243H कहता है कि पंचायती राज को जो विकासात्मक कार्य किया है, जो उसको 29 विषय दिया गया, उसके रख रखाव के लिए वह पंचायती राज कर टैक्स भी लगा सकता है। पंचायती राज को धन कहाँ से मिले, उसके लिए अलग से अनुच्छेद 243I, देखिए पहले केवल अनुच्छेद 280 में था वित्त आयोग, अब वित्त आयोग का उल्लेख 3 जगह है। एक तो है पंचायती राज का अनुच्छेद 243I में, और फिर अनुच्छेद 243 का 22 नगर निगम के लिए, वहां भी एक अलग वित्त आयोग यहाँ दिया कि पंचायती राज के लिए वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करेंगे। जो राज्य के राजस्व में से कितना पैसा विकासात्मक कार्य के लिए पंचायती राज को दिया जाए, इस पर यह अपना रिपोर्ट सिफारिश राज्यपाल को करेगा। पंचायती राज को जो धन दिया गया है उसका सही जगह उपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ, जिसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 संचित निधि के धन का ऑडिट करता है, उसी प्रकार यहाँ भी ऑडिट करने का परीक्षण, लेखा परीक्षण किया जाएगा। राज्य सरकार उसके लिए अलग से प्रावधान करेगा। 243 के कहता है कि पंचायती राज के लिए एक अलग से निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 का जो निर्वाचन आयोग है, 324 से 329, वो पंचायती राज का चुनाव नहीं कराता है। तो पंचायती राज के चुनाव के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है और उसके लिए अलग से एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल नियुक्त करेंगे और निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया उसी प्रकार होगी जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद की 2/3 बहुमत के द्वारा, उसी प्रकार विधानमंडल की 2/3 बहुमत के द्वारा इन्हें पद से हटाया जाएगा। 243 का H कहता है संघ राज क्षेत्र में भी, दिल्ली में तो महानगर निगम है, लेकिन यह जम्मू कश्मीर संघ राज क्षेत्र भी, लद्दाख संघ राज क्षेत्र है, तो संघ राज क्षेत्र में भी पंचायती राज का गठन किया जाएगा। ये मुख्य प्रावधान है जो परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। बारंबार विशेषकर आप देखोगे तो वित्त आयोग का गठन, पंचायती राज की शक्ति, पंचायती राज को कर लगाने की योग, ये 3 तो बारंबार पूछा गया है। साथ ही ग्राम सभा, पंचायत का जो 3 स्तरीय संरचना है, ये सब क्वेश्चन बारंबार पूछा जाता है। और समिति में बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ये 3 समिति बारंबार पूछा जाने वाला प्रश्न है। 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं।
1959 में राजस्थान के नागौर में, ये सब बारंबार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आज आपके सामने पंचायती राज, फिर किसी वीडियो में हम लोग बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के बारे में पढ़ेंगे, ताकि बिहार में उसका क्या क्या प्रावधान किया गया है और कैसे उसकी चुनाव की प्रक्रिया क्या है, किसको इस्तीफा देंगे, उसकी चर्चा किसी अन्य वीडियो में करेंगे। बताइए विद्यार्थीगण, क्या वीडियो आपके लिए लगा कि ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी है, इससे आप लाभान्वित हुए हैं और है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आपका कश्यप।